गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और वैदिक काल को हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो पार्ट्स में डिवाइड करा था और दोनों भागों में बांटने के बाद हमने दोनों भागों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था का एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करा था। तो दोस्तों, हमने जब वैदिक काल पढ़ा तो हमने साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुए, हम इस चीज़ को भी साथ ही साथ देखते रहे। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हम कह सकते हैं वैदिक काल में जो गतिशील व्यवस्था थी, जो गतिशील सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था थी, वो उत्तर वैदिक काल में संकीर्ण होती चली जाएगी और उसमें परिवर्तन होगा। वैदिक काल में जो हमें कह सकते हैं कि जन के बारे में चर्चा मिलती है, उत्तर वैदिक काल में महाजनपद के बारे में चर्चा मिलेगी। जन के और जनपद के उत्तर वैदिक काल में जनपद के बारे में चर्चा मिलेगी और जनपद से जब हम आगे जाएंगे, उत्तर वैदिक काल से आगे जाएंगे तो हमें महाजनपद काल की चर्चा मिलेगी। तो दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल के आगे की व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल के आगे का भारतीय इतिहास कैसा था। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के आगे के जो भारतीय इतिहास को जाना जाता है वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। इस समय संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कह सकते हैं महाजनपद स्थापित हुए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऐसे भूखंड या फिर साम्राज्य, छोटे साम्राज्य स्थापित हुए जिनके अपने राजा हुआ करते थे और जो राजा वहाँ पर शासन किया करते थे। तो दोस्तों, 16 भारतीय उपमहाद्वीप में 16 क्षेत्रों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और अंततः हम देखेंगे इन 16 महाजनपदों में किसी न किसी प्रकार से संघर्ष होगा और इन 16 महाजनपदों में या फिर अधिकतर जनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद जो उभर कर आएगा वो मगध होगा, जिसे हम मगध के उत्कर्ष के रूप में जानते हैं। और मगध लगभग पूरे साम्राज्य पे, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित करेगा और इसी मगध कह सकते हैं महाजनपद जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा और एक साम्राज्य का निर्माण करेगा। इसी साम्राज्य को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं कि भारतीय साम्राज्य निर्माण के प्रथम प्रयोग की स्थापना, प्रथम प्रयोग की ओर बढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और वहीं से हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जब हम महाजनपदों की चर्चा कर रहे हैं जो भारतीय संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैले हुए थे, तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे और ये 16 महाजनपदों की राजधानियाँ क्या हुआ करती थी और इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, 16 महाजनपदों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 16 महाजनपदों में हम देखेंगे मगध जो था उसकी राजधानी राजगृह या ग्रीवर्ज जो हम कहते हैं, अवंती की राजधानी उज्जैनी, वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, अंग की चंपा, मल की कुशीनारा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे याद करने वाला, कुशीनारा जो है वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गणतंत्र स्थापित था। गणतंत्र से हमारा मतलब होता है कि निर्णय कुलीनों के एक समूह द्वारा लिया जाता था। कि गणतंत्र में उस समय के जो गणतंत्र की हम कह सकते हैं पहचान करते हैं, तो गणतंत्र ऐसा था कि वहाँ जो शासन व्यवस्था थी वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते थे वो कुलीनों के, मतलब बड़े लोगों के, विद्वान लोगों के या धनवान लोगों के एक समूह के द्वारा निर्णय लिया जाता था। या फिर हम कह सकते हैं कि एक समिति होती थी किसी न किसी प्रकार की जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते थे। मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय नहीं लिए जाते थे। जबकि दोस्तों, राजतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं और वो व्यक्ति होता है राजा। तो इन सभी महाजनपदों में हमें राजतंत्र देखने को मिलेगा जहाँ का अपना अपना राजा होगा और राजा अपने अपने साम्राज्य के संबंध में, अपने अपने महाजनपदों के संबंध में निर्णय लेंगे। राजा ही सर्वशक्तिशाली होंगे, सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय लेगा। लेकिन जो हमारा गणतंत्र होगा वहाँ पर निर्णय लोगों के समूह के द्वारा लिया जाएगा। और कुशीनारा और वत्स दोस्तों, ये दो हमें ऐसे महाजनपद देखने को मिलेंगे जहाँ पर गणतंत्र स्थापित था। ये दोस्तों हमारे कह सकते हैं कि हमारे इतिहास, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि ये गणतंत्र स्थापित थे, लेकिन ये भी गणतंत्र नहीं थे, पूर्ण रूप से गणतंत्र नहीं थे। उस समय हम गणतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का कुलीन तंत्र ही था जिसमें लगभग कुछ पूरे सारे लोग मिलके डिसीजन नहीं लेते थे, बल्कि कुछ लोग मिलकर डिसीजन ले लेते थे, इसलिए इन्हें गणतंत्र की संज्ञा दे दी गई। तो दोस्तों देखेंगे, मल की राजधानी कुशीनारा, चेदी की राजधानी सोथीवती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की हस्तिनापुर, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की अलहिच्च और काम्पिल्य, सूरसेन की मथुरा, कांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुरा, अशमक की पोत। दोस्तों, ये सारे
जो महाजनपद है ये आपको याद करने हैं, और ये सारे जो महाजनपदों की राजधानी है ये भी आपको याद करनी है। मोस्ट ऑफ द आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार स्टेट पीसीएस में हुआ, चाहे यूपीएससी में हुआ, चाहे हमारे वनडे एग्जाम्स में हुए, ये पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाजनपदों के उदय कारण। तो दोस्तों हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल तक भारत में जनपद की चर्चा मिलती है, लेकिन महाजनपद की चर्चा नहीं मिलती। जनपद का हमारा मतलब है कि एक भूखंड होगा, लेकिन वहाँ का राजा है, और राजा इतना शक्तिशाली नहीं था जितना महाजनपद के शासनकाल का राजा शक्तिशाली हो गया। या फिर हम कहेंगे कि इतने बड़े भूभाग पे किसी एक राजा का शासन नहीं था जितना महाजनपद में हम देखेंगे कि एक बड़े भूभाग पे राजा का शासन हो गया, जितना कि उत्तर वैदिक काल में नहीं था इतने बड़े भूभाग पे। तो दोस्तों महाजनपदों के उदय कारण आखिर ऐसे क्या कारण रहे, मेरी बातों को, मेरे शब्दों को, इन्हें ध्यान से सुनना, ये आपको एक तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और एक तरीके से मैं जो बता रहा हूँ आपको एक कहानी, यही कहानी आपको चैप्टर को समझने में, आपके दिमाग में एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक विचार पैदा करेगी, और यही आपको एक तरीके से कहता हूँ पूरे चैप्टर से बांध के लेके चलेगी। तो दोस्तों समझते रहे ना। तो महाजनपदों के उदय के कारण तो सबसे पहले हम जानिए कि ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो जनपद मिलते हैं, छोटे छोटे एरिया मिलते हैं, उनके छोटे छोटे राजा मिलते हैं, जस्ट लाइक कबीले के सरदार की तरह हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद ऐसा क्या होता है कि वो जनपद, छोटे छोटे क्षेत्रों के जो राजा होते हैं वो बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करते हैं, कह सकते हैं बड़े बड़े भूखंडों पे शासन करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये जो बड़े बड़े भूखंडों पर शासन करने की जो प्रणाली स्थापित हुई, क्या कारण थे कि ये प्रणाली स्थापित हुई? तो दोस्तों देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि में नवीन तकनीक का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि में नवीन तकनीक का प्रयोग हुआ, मतलब कृषि में नई नई प्रौद्योगिकी, नए नए कह सकते हैं प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होने लग गया, नए नए प्रयोग होने लगे कृषि में। और जब कृषि में नए नए प्रयोग होंगे तो एक सिंपल सी बात है, तो कृषि बढ़ेगी, मतलब कृषि अधिशेष होगा। तो दोस्तों ये कृषि अधिशेष सब चीजों की जड़ होगा, क्योंकि कृषि अधिशेष होगा तो शिल्पीकरण बढ़ेगा, शिल्पीकरण बढ़ेगा, वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा तो कर व्यवस्था आएगी, और कर व्यवस्था आएगी तो राजा के पास शक्ति आएगी, राजा के पास शक्ति आएगी, नौकरशाही का विकास होगा, तो दोस्तों हमें इसी तरीके से समझना है कि हमें एक चीज को उठाना है और उस चीज के आगे 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 क्या परिणाम होते जाएंगे, क्या परिणाम, हमें उन चीजों को अपने दिमाग में डेवलप करना है। दोस्तों जब भी कृषि की शुरुआत हम यहाँ पढ़ेंगे, कृषि की शुरुआत होगी, और जब भी हम और समय में काल के बारे में पढ़ेंगे, जब जब कृषि बढ़ेगी तब तक कृषि अधिशेष होगा, और कृषि अधिशेष होगा तो शिल्पी और वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा तो कर, राजा को कर ज़्यादा मिलेगा, और राजा को कह सकते हैं कि राजा एक कोई ना कोई कर को लेने के लिए, जब वाणिज्य व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा तो राजस्व मिलेगा, और राजस्व को लेने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत करेगा कि आप व्यापार कर रहे हो, हमें कर देना पड़ेगा, राजस्व देना पड़ेगा, बदले में हम आपको व्यापार करने की सुविधा देंगे। और इसलिए व्यापारी राजा को कर देंगे तो राजा की शक्ति बढ़ेगी, और कर लेने के लिए राजा एक नौकरशाही मतलब अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो राजा को कर देंगे, जो राजा को कर एकत्रित करके जनता से राजा तक पहुंचाएंगे। और इसी तरीके से हम देखेंगे एक धीरे धीरे राजा शक्तिशाली होता जाएगा तो एक साम्राज्य की स्थापना होती चली जाएगी। तो दोस्तों यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि में नवीन तकनीक का प्रयोग हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, लोहे के विकास के बाद बेहतर कृषि उपकरणों का प्रयोग। दोस्तों लोहे के विकास हम देखते हैं लगभग ये 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का विकास होता है, लेकिन शुरुआत में जो लोहे के उपकरण देखे गए वो युद्ध शस्त्रों के रूप में देखे गए, वो कृषि उपकरणों के रूप में नहीं मिले दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे मानव ने कृषि के महत्व को समझा तो मानव ने लोहे का प्रयोग कृषि उपकरणों के रूप में कर दिया, और जब कृषि उपकरण अच्छे बनने लगे, बेहतर किस्म के बनने लगे, जमीन को खोदना आसान हो गया, जमीन को जोतना आसान हो गया, तो उससे भी कृषि को बहुत सारा फायदा मिला और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। और जब जो उत्पादन बढ़ेगा तो ये सारी प्रक्रिया दोबारा से चल पड़ेगी, विकास हुआ, जिसके परिणाम तक कृषि अधिक सुगम हुई, जिसके कारण कृषि आसान हुई,
जिससे कृषि अधिशेष अच्छी स्थिति में पहुंचा, जिससे कृषि अधिशेष अच्छी स्थिति में पहुंचा, कृषि अधिशेष अच्छी स्थिति में पहुंचेगा तो वाणिज्य व्यापार शिल्प उद्योग आदि को बल मिला, और जिससे वाणिज्य व्यापार शिल्प उद्योग आदि को बल मिला, परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। परिणामतः उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए, और इसी कारण नगरीकरण संभव रहा, और इसी कारण नगरीकरण संभव हुआ। दोस्तों ये कारण थे महाजनपदों के उदय के। अब आगे बढ़ते हैं कि महाजनपदों के बारे में हमारी जानकारी आखिरकार कहाँ से मिलती है, कौन कौन से वो स्रोत हैं जहाँ से हम महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि स्रोत बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। हालांकि इन ग्रंथों में जो महाजनपदों की चर्चा दी गई है वो अलग अलग एक तरीके से कह सकते हैं कि सूची दी गई है, महाजनपदों के नाम अलग अलग मिलते हैं, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि वो 16 महाजनपदों की चर्चा हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो ये स्रोत है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, तो आओ देखते हैं। मल महाजनपद के 2 भाग थे या फिर 2 राजधानियां थी, कौन सी? एक कुशीनगर। मल महाजनपद के 2 भाग थे, 2 राजधानियां थी, कुशीनगर और दूसरा पावा। कुशीनगर ये किस लिए याद करा जाता है, क्यों इंपोर्टेंट है, महत्व क्यों इसका? कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कि कुशीनगर में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मतलब बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, और कह सकते हैं बुद्ध की मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया, कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, वो कुशीनगर में कहा। जबकि इसी मल महाजनपद के पावा राजधानी में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, और महावीर को निर्वाण इधर प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध को इधर प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फैक्ट में। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार की कह सकते हैं प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आखिर तक्षशिला व्यापार और कह सकते हैं कि व्यापार और विद्या में प्रसिद्ध केंद्र क्यों था, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुष्पकलावती यहाँ का प्रमुख नगर था। तो दोस्तों मैंने जब हम पाषाण काल को पढ़ते हुए आ रहे थे तब भी मैं आपको बताता हुआ आ रहा था कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, मतलब जो वर्तमान में हम कह सकते हैं आज जहाँ पर लगभग पाकिस्तान है, पंजाब है, ये वाला क्षेत्र भारत का पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ, ये हमेशा ज़्यादा डेवलप रहा है, ये हमेशा ज़्यादा विकसित रहा है। अगर हम देखेंगे नवपाषाण काल में जो सबसे विकसित जो प्रदेश मिला है मेहरगढ़, वो भी इसी के आसपास मिला है। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो आविष्कार होता है वो भी इसी के आसपास होता है। उसके बाद हम देखेंगे तक्षशिला जो विद्या का भारत में पहली जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो स्थापित होगा वो भी इसी क्षेत्र में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था दोस्तों ये मध्य एशिया को, ये भारतीय उपमहाद्वीप को दोस्तों ये जो प्रदेश क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से जोड़ता था, और ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप भी जुड़ा था और जहाँ से मध्य एशिया के लोग भी जुड़े थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मिक्स संस्कृति का कह सकते हैं मिश्रित संस्कृति का जो प्रसार हुआ। यहाँ पे मध्य एशिया के भी लोग आते थे, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग आते थे। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि व्यापार का भी एक माध्यम रहा, और एक तरीके से प्राचीन काल से देखेंगे, प्राचीन काल से विकसित अवस्था में रहता है। इसलिए ये क्षेत्र कह सकते हैं कि अब तक भी, मौर्य काल तक भी हम देखेंगे कि ये क्षेत्र विशेष अपनी स्थिति को बनाए रखा। पुष्पकलावती यहाँ का प्रमुख नगर था। दोस्तों इन शब्दों को जरूर याद रखें, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को लिखेंगे पुष्पकलावती यहाँ का प्रमुख नगर था। जब हम क्वेश्चनों को लिखेंगे तो क्वेश्चनों में जब हम इस तरह के फैक्ट डालेंगे और फैक्ट डालते हुए इन्हें फ्रेम करते हुए पैराग्राफ का रूप देते हुए लिखेंगे, तो जो आपका आंसर चेक करने वाला होगा वो ये जान पाएगा, हाँ इस विद्यार्थी को जानकारी है, इसे नॉलेज है, इसने सिर्फ कहानी नहीं मढ़ दी अपने क्वेश्चन के आंसर में, बल्कि इसने फैक्ट देके, इसने उदाहरण देके समझाया। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को याद रखना है। कौशल से शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था। कौशल से शाक्यों का कपिल वस्तु, दोस्तों शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था, जहाँ से बुद्ध संबंधित है, जहाँ से बुद्ध का संबंध है। तो कौशल वो एरिया था जहाँ से बुद्ध संबंध है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म जो दोस्तों यहाँ पे हुआ था। आगे वर्तमान राम कथा से जुड़ा महत्वपूर्ण नगर अयोध्या कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों वर्तमान में अयोध्या, जो राम मंदिर की बात करते हैं, राम कथा से जुड़ा हुआ स्थान है, वो जो है उसकी जो स्थिति थी अयोध्या की, वो कौशल के अंतर्गत ही आती थी। तो कौशल को हम कह सकते हैं कि यूपी बिहार का हिस्सा कौशल के आसपास पड़ता था। तो दोस्तों मगध के उत्कर्ष के कारण, अब हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था कि महाजनपदों के उत्कर्ष के कारण क्या कारण थे कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ। लेकिन इन 16 महाजनपदों में क्या कारण रहे कि एक महाजनपद मगध साम्राज्य निर्माण की स्थिति तक पहुंच सका, या मगध और महाजनपदों को हराकर अपने विलय करके एक बड़े भूभाग पर शासन करने में कामयाब रहा। दोस्तों देखते हैं महाजनपदों में मगध, कौशल, अवंती और वत्स। मगध, कौशल, अवंती और वत्स अत्यधिक शक्तिशाली थे, परंतु अंततः मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसके निम्न कारण थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कारण था कि 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद क्या कहते हैं सर्वशक्तिशाली बनकर उभरा, तो सिंपल सा आंसर लिखना है, निम्न कारण थे। पहला, संसाधन, विस्तृत उपजाऊ मैदान। की मगध के पास विस्तृत उपजाऊ मैदान था। मगध में कृषि अच्छी थी, और कृषि होने की कृषि अधिशेष अच्छा होगा, कृषि अधिशेष अच्छा होगा तो शिल्प वाणिज्यकरण को क्या कहते हैं बल मिलेगा, वाणिज्यकरण को बल मिलेगा तो नगरीकरण होगा, नगरीकरण होगा तो कह सकते हैं कि राज्य की एक बहुत बड़ी जनसंख्या अन्य व्यापार में लग जाएगी, और क्या कहते हैं एक छोटी जनसंख्या कृषि करेगी और वो सबका भरण पोषण करेगी, और बड़ी जनसंख्या अन्य चीज़ों में लगेगी, और जब वो अन्य वाणिज्य व्यापार में लगेगी तो वो राज्य ज़्यादा समृद्ध होगा। उस राज्य के पास ज़्यादा हथियार होंगे क्योंकि उसके पास शिल्पकार ज़्यादा होंगे, और शिल्पकार हथियार बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं विस्तृत उपजाऊ मैदान, वन क्षेत्र, अब हाथियां, उसके वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा थे औरों की तुलना में, ये उसके पास संसाधन थे जिसके बल पर वो जीत सका और राज्य को और महाजनपदों को हरा सका और अपनी स्थिति को सर्वाधिक मजबूत कर सका। तो मैदान, वन क्षेत्र, अब हाथियां। दोस्तों वन क्षेत्र, वहाँ से उसे लकड़ियाँ प्राप्त होती थी जो उस समय एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती थी। अब हाथियों, और हाथियों का भी एक महत्व था युद्ध में, जिसके बाद जितने हाथी होते थे उसकी सेना उतनी ताकतवर होती थी। की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता। दोस्तों ये जो हम बेल्ट देखते हैं यूपी बिहार का, यहाँ पर यूपी बिहार झारखंड, आप देखेंगे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो कोयला हो गया और भी कई तरह के संसाधन हो गए, वो बिहार झारखंड इसके आसपास ही पाए जाते हैं। और हम कह सकते हैं खनिज संसाधनों की उपलब्धता यहाँ पर ज़्यादा थी, इसीलिए इसके पास ज़्यादा रिसोर्स थे, इसलिए ये औरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध था, और औरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हुआ तो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, प्राकृतिक कारक। कि प्राकृतिक रूप से मगध का पहाड़ियों से व नदियों से घिरा होना, प्राकृतिक रूप से मगध का पहाड़ियों से और नदियों से घिरा होना, जिसकी वजह से मगध सुरक्षित था। मगध कह सकते हैं कि एक तरफ मगध राजगिरा की पहाड़ियों से क्या कहते हैं सुरक्षित था, उस पर जल्दी से आक्रमण नहीं हो सकता था, और दूसरी तरफ कह सकते हैं मगध नदियों से भी घिरा होता, जिसकी वजह से मगध और भी सुरक्षित था कि मगध पर अगर किसी को आक्रमण करना था तो उसे नदी पार करनी पड़ती थी, और मगध नदियों से घिरा हुआ एक कह सकते हैं भूखंड था, इसीलिए वो आक्रमणों से सुरक्षित रहा। दूसरा, वैदिक आर्य संस्कृति से बचे रहना। दोस्तों वैदिक आर्य संस्कृति से मगध का बचे रहना, जब वैदिक आर्य आए तो मगध उनसे काफ़ी कह सकते हैं कि अगर भौगोलिक दूरी देखी जाए तो मगध काफ़ी दूर था वहाँ से जहाँ पर वैदिक संस्कृति की स्थापना हुई थी, इसलिए आर्य संस्कृति का प्रसार मगध तक नहीं हो पाया था, और आर्य मगध को हीन दृष्टि से देखते थे, क्योंकि आर्य के बारे में हम जानते हैं जब आर्य आए तो भारत में सामाजिक एक तरीके से बनावट की शुरुआत आर्यों ने करी, और संपूर्ण कह सकते हैं संपूर्ण मानव जाति को, जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे सबको 4 वर्णों में बांट दिया, और उसी तरीके से मगध के लोगों को ये हीन दृष्टि से देखते थे, इसे निम्न वर्ण का मानते थे मगध को। तो ऐसे मगध के सामने एक चुनौती थी, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अपने आप को साबित करने की मगध के सामने एक किसी भी प्रकार से हम कि मगध अपने आप को साबित करना चाहता था, ये कह सकते हैं। तो मगध अपने आप को साबित करना चाहता था, ये चुनौती थी उसके सामने। अपनी शक्ति को मगध आर्य संस्कृति से जो बचा के रखा था,
मगध अपनी उस शक्ति को दिखाना चाहता था, इसलिए मगध में ये भाव जाता था कि वो किसी न किसी प्रकार से इन सारे साम्राज्यों को जीत के अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके दिखा दे कि हाँ हम कितने ताकतवर हैं। दोस्तों अंत में हम तीसरे पे आएंगे, तकनीकी कारक। तो कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग। दोस्तों कृषि में लोहे के और नवीन तकनीक का प्रयोग होगा। तो कृषि में देखेंगे हम नवीन तकनीक से मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा, और कृषि में जब लोहे के उपकरणों का प्रयोग होगा तब भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा। दोस्तों एक और कारक माना जाता है कि मगध शासकों की कूटनीति। कुछ ये माना जाता है कि मगध शासकों की अपनी कूटनीति भी इस चीज़ के लिए कह सकते हैं उत्तरदायी है। कभी भी कितनी भी अच्छी तकनीकी हो, कितने भी अच्छे औजार हो, लेकिन जब तक शासक अपना दिमाग ना लगाए, जब तक शासक कूटनीति से प्रयोग ना करे, तब तक उस साम्राज्य का आगे बढ़ना या उस साम्राज्य का युद्ध में जीतना संभव नहीं है। हम देखेंगे भारतीय इतिहास में बहुत सारे युद्ध ऐसे होंगे जहाँ पर हजारों की सेना के सामने लाखों की सेना खड़ी होगी, लेकिन वो हजारों की सेना जीत जाएगी। कम सैनिक होते हुए भी जीत जाइए। क्यों? क्योंकि सेनापति जो होते हैं वो कूटनीतिक थे। तो इसीलिए आपकी सेना कितनी बड़ी है, आपके पास संसाधन कितने सारे हैं, आपके पास हथियार कितने सारे हैं, ये एक कह सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इन संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से कर पाते हैं। इन संसाधनों का आप कह सकते हैं कि प्रयोग अपने अनुसार कर पाएंगे या फिर परिस्थितियों के अनुसार कर पाएंगे, तभी आप कह सकते हैं कि और साम्राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये सारी बातें थी जो मगध के बारे में थी और महाजनपदों के बारे में थी। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था। महाजनपद कौन कौन से हैं, महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ और उन सभी महाजनपदों की क्या विशेषता थी, और उन सभी महाजनपदों में से मगध महाजनपद के उदय के क्या कारण थे कि वो सभी कह सकते हैं कि एक बड़े भूभाग में फैल गया और धीरे धीरे साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया तक पहुंचा। दोस्तों इस जो क्लास पे होंगे हम उससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं उससे आगे क्या आता है। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मगध के महत्वपूर्ण वंश या शासक। हमने देखा था कि मगध जो था सबसे शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास बहुत सारे संसाधन अच्छे थे, क्योंकि उसके पास जो राजा थे, शासक थे, उनकी कूटनीति अच्छी थी, क्योंकि मगध अपने आप में प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध पर आक्रमण करना संभव नहीं था या फिर बहुत आसान नहीं था। इसलिए मगध बाहरी आक्रमणों से लंबे समय तक बचा रहा। दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कि मगध में धीरे धीरे साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मगध धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और जब मगध आगे बढ़ेगा तो सर्वप्रथम मगध में जो एक वंश स्थापित होगा वो हर्यक वंश होगा दोस्तों, जो लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन करेगा। उसके बाद दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन उसके महत्वपूर्ण शासक रहेंगे। उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होगी और उसके बाद नंद वंश की स्थापना होगी। और दोस्तों इस नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद की हत्या करके महापद्म नंद को अपने गुरु के साथ, चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त द्वारा मार दिया जाएगा और यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करी जाएगी। और ये मौर्य वंश भारत के सबसे शक्तिशाली, भारत के सबसे कह सकते हैं कि सबसे महान साम्राज्यों में से एक होगा। कह सकते हैं एक प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में पहला साम्राज्य निर्माण की जो कह सकते हैं कि कल्पना जो होगी, साम्राज्य निर्माण का जो पहला प्रयोग होगा वो मौर्य काल के द्वारा ही किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं मगध के महत्वपूर्ण वंश या शासक। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश का शासन होता है, और दोस्तों हर्यक वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है वो बिंबिसार होता है। दोस्तों बिंबिसार के बारे में जानते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। उसने अंग राज्य, दोस्तों ध्यान रखना है, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता। अगर मगध आगे बढ़ा, मगध पर हर्यक वंश स्थापित हुआ, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि मगध आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि उसमें उनके शासकों की कूटनीतिक भी कार्य कर रही थी, कूटनीति भी कार्य करी थी। मैंने आपको बताया था कि तकनीकी हो, चाहे लोहे के उपकरण हो, चाहे लोहे के औजार हो, लेकिन वो अपने आप नहीं चलेंगे जब तक एक शासक उन्हें बेहतरीन तरीके से प्रयोग करने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों मगध के शासकों की हम नीति देखते हैं, कैसे कैसे वो मगध को धीरे धीरे विस्तार करते हैं, और एक हम समय देखते हैं जो चंद्रगुप्त मगध पर स्थापित होकर उसे बहुत बड़ा साम्राज्य बना देता है। तो दोस्तों बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसने अंग राज्य को जीता। तो अब मगध ने अंग राज्यों को जीता, मतलब अंग राज्य को अपने अंदर मिला लिया। तो अब मगध थोड़ा सा बड़ा हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वैवाहिक संबंधों के बदले कौशल से काशी का
भाग प्राप्त किया। और दोस्तों वैवाहिक संबंधों, विवाह करके कौशल से इन्होंने काशी प्राप्त किया। कौशल की पुत्री से, कौशल की रानी से, कौशल की बेटी से, कुछ भी कह सकते हैं, इन्होंने शादी करी और शादी के बदले इन्होंने काशी प्राप्त किया, मतलब एक और भाग प्राप्त कर लिया। तो अब मगध और भी बड़ा हो गया। ये मगध के राजा की बिंबिसार की कूटनीति थी। इसे ही एक शासक की कूटनीति कहते हैं कि एक शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य करता है। तो दोस्तों जो भारतीय इतिहास में कहते हैं कि भारतीय इतिहास में दहेज का पहला उदाहरण, दोस्तों भारतीय इतिहास में अगर दहेज का पहला उदाहरण मिलता है तो वो बिंबिसार से ही मिलता है। सर्वप्रथम बिंबिसार ने एक लड़की से विवाह करा और विवाह के बदले उसके साम्राज्य कुछ भाग ले लिया। ये दहेज प्रथा एक तरीके से कह सकते हैं कि दहेज का जो सबसे प्रथम साक्ष्य मिलता है वो यहीं से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसका राजवैद जीवक, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जीवक को ध्यान रखना है। किसका राजवैद था? तो बिंबिसार का राजवैद था जीवक। यह बुद्ध के समकालीन था। तो दोस्तों बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था, जिस समय बुद्ध थे उसी समय बिंबिसार था। तथा बौद्ध धर्मानुयायी था, तथा ये बौद्ध धर्मानुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। बौद्धों को बौद्धों को बेलवन नामक वन दान में दिया बिंबिसार ने। आगे बढ़ते हैं, अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, ठीक है। पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना, पिता की हत्या करके। कुणिक नाम से जाना गया काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के पश्चात मगध में मिला लिया। तो काशी और वज्जी को भी मिला लिया। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे काशी पूर्ण रूप से नहीं मिला था, यहाँ पे काशी को पूर्ण रूप से मिला लेंगे। अंग राज्य को बिंबिसार ने मिला दिया। तो मगध कैसे विस्तार कर रहा है आप देखते रहे। काशी तथा वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के पश्चात मगध में मिला लिया। इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट, बुद्ध इसके शासन काल में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब बुद्ध की मृत्यु को ही निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसके शासन काल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। इसने राजगृह में स्तूप बनवाया। राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप बनाया था। महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है कि अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में एक स्तूप बनवाया था। दोस्तों इसी के काल में सप्तपर्णी, दोस्तों ये ध्यान रखना है, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बौद्ध संगति इतिहास में हुई थी और 4 बौद्ध संगति आपको पता होना बहुत जरूरी है, बार एग्जाम से पूछी जाती है। प्रथम बौद्ध संगति हुई जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पीटक व विनय पीटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। तो इसके समय में बुद्ध से संबंधित कई महत्वपूर्ण काम हुए। बुद्ध का जो निर्वाण प्राप्त हुआ वो इसके समय में प्राप्त हुआ और इसके समय में प्रथम बौद्ध संगति होती है। और सुत्त पीटक और विनय पीटक में बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करा गया, मतलब बुद्ध की शिक्षाओं को लिख कर रख दिया गया कि ये बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हुई एक किताब है, एक लेखन का रूप दे दिया गया बुद्ध की शिक्षाओं को। तो दोस्तों ये अजातशत्रु के बारे में महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे उदयन को देखेंगे। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, उदयन के बारे में जो हम पढ़ेंगे देखेंगे कि जैन धर्मावलंबी था। तो दोस्तों हर्यक वंश का एक शासक जो जैन धर्मावलंबी था। इससे पहले के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन ये जैन धर्म में विश्वास करेगा। पाटलिपुत्र की स्थापना करी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र वर्तमान जो पटना आज हम कहते हैं जो बिहार में है, इसकी स्थापना उदयन ने ही करी थी। और बिहार का अपना बहुत बड़ा स्वर्गीय इतिहास है। अगर आप मगध को देखेंगे तो मगध भी बिहार में ही स्थापित था। जो बिहार आज विकास की रफ्तार में पीछे चला गया है, पिछड़ गया है, कभी वो उस बिहार से ही पूरे भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और उस बिहार से ही कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि बुद्ध की कर्म भूमि वो बिहार रहा है। और हम जैन धर्म भी यहाँ आसपास डोलता रहा है। और अगर हम देखें तो भारत के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शासकों का भी संबंध यहीं से रहा है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम शिशुनाग वंश देखेंगे। शिशुनाग वंश ने अवंती वत्स पर अधिकार कर उसे मगध में मिलाया। तो दोस्तों अब मगध और ताकतवर होता जा रहा है और बड़े भूभाग पर मगध का कब्जा होता जा रहा है। मगध और कह सकते हैं महाजनपदों को अपने अंदर मिलाता जा रहा है और फैलता जा रहा है। हमने देखा अंग को मिलाया, काशी को मिलाया, वज्जी को मिलाया, अवंती और वत्स पर अधिकार कर मगध में मिलाया। इसे जनता द्वारा चयनित
इसे जनता द्वारा चयनित शासक माना जाता है। भारतीय इतिहास में जनता द्वारा चयनित प्रथम शासक इसे माना जाता है। आगे भी देखेंगे, पर ये एक तथ्य है, इसे याद कर लेना। भारतीय इतिहास में जनता द्वारा चयनित शासक, जिसे जनता खुद अपना राजा बना रही है, और जो राजा बनते थे वो शक्ति के बल पर बनते थे। जो जितना ताकतवर होता था वो लोगों पर उसी प्रकार से अपने आप को स्थापित कर देता था और कह सकते हैं लोगों का राजा बन जाता था। लेकिन इसे लोगों ने खुद राजा बनाया। इसने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र के साथ वैशाली को भी राजधानी बनाया है। इसने वज्जी पे ताकि कठोर नियंत्रण स्थापित करे, ताकि वज्जी साम्राज्य इसके प्रभाव से बाहर ना निकल जाए, दोबारा से स्वतंत्र ना हो जाए। इसलिए इसने क्या करा, इसने वज्जी के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, ताकि वज्जियों को नियंत्रित किया जा सके। कालाशोक इस वंश का एक अन्य शासक था। पुराणों में और दिव्य वदान में काकवर्ण नाम मिलता है। पुराणों में और दिव्य वदान में कालाशोक को काकवर्ण नाम मिलता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, फैक्ट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस वंश का शासक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। एक शूद्र शासक था दोस्तों, महत्वपूर्ण बात। आज भी शूद्रों को कह सकते हैं, इसके बाद एक लंबी प्रथा चलेगी कि शूद्रों को सारे अधिकारों से वंचित करा गया। लेकिन भारत में देखो, जब राज्य निर्माण हो रहे थे, भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय शूद्र शासक ने एक वंश की स्थापना करी थी। पुराणों में इसे सर्वक्षता तांत्रक तथा भार्गव कहा गया। सर्वक्षता तांत्रक का मतलब होता है दोस्तों क्षत्रियों का नाश करने वाला एक शूद्री क्षत्रियों का नाश करेगा। और भार्गव का मतलब होता है परशुराम का अवतार, क्योंकि परशुराम ने भी क्षत्रियों का कई बार धरती से विनाश कर दिया था, मिटा दिया था। एक विराट साम्राज्य स्थापित कर इसने एक राट की उपाधि धारण की। तो एक राट की उपाधि, एक बड़ा साम्राज्य जब इसने स्थापित कर लिया तो एक राट की उपाधि धारण करी। ये उपाधियों का सिलसिला देखो भारतीय कह सकते हैं इतिहास में चालू हो रहा है, और धीरे धीरे हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे और शासक आएंगे और बड़ी बड़ी और महान उपाधियों को लेंगे। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद दोस्तों, धनानंद सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर एक, जिसे हम कहते हैं महान सिकंदर, जो भारत पे जिसने आक्रमण करा था, और भारत में आक्रमण करने के बाद सिकंदर कह सकते हैं पंजाबी सीमा के आसपास से ही वापस चला गया था। और उसी समय धनानंद मगध पर, मतलब बिहार के क्षेत्र पर लगभग अपना शासन स्थापित कर रहा था। तो एक तरीके से शासन कर रहा था। बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है कि अगर सिकंदर भारत में आता तो भारत की बड़ी शक्ति कहते हैं कि धनानंद के साथ साहित्य में सिकंदर का जो मुकाबला होता वो देखने लायक होता, वो दिलचस्प होता। लेकिन सिकंदर भारत आया ही नहीं, और सिकंदर पीछे से पीछे ही मुड़ गया और धनानंद बचा रह गया। ये दिलचस्प बात थी। धनानंद सिकंदर को हरा पाता है, धनानंद खुद हार जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतिहास के लिए एक दिलचस्प बात है। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। और इस प्रकार मौर्य वंश की नींव डालेगी, और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और हमारा सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक इसी वंश से संबंधित होंगे। इसे पुराणों में अग्रगिज कहा गया है। तो दोस्तों यही वो वंश होता है नंद वंश। और नंद वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद कहा जाता है कि इसकी जनता इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा घमंडी, कठोर और निर्दय शासक था, और जनता इससे ज़्यादा खुश नहीं थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त ने मौर्य को जो जनता का भी साथ था। दूसरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस समय कह सकते हैं कि सिकंदर ने भारत में आक्रमण करा था, तो सिकंदर के आक्रमण के कारण
पश्चिमी जो भारत था, उत्तर पश्चिमी भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। वहाँ पे जो छोटे मोटे साम्राज्य स्थापित थे सिकंदर ने उन्हें उखाड़ फेंका था, और इसी का लाभ उठा के, उस कमज़ोर स्थिति का लाभ उठा के चंद्रगुप्त मौर्य उभरा और वहाँ अपनी स्थिति मजबूत करते हुए धनानंद पर आक्रमण करा और धनानंद को मार दिया। और ये जो रणनीति बनाई थी चंद्रगुप्त के लिए ये सारी चाणक्य ने बनाई थी। इस प्रकार से गुरु और चेले के साथ ने पूरी भारत कह सकते हैं कि भारत का एक बहुत बड़े वंश का सर्वनाश कर दिया और भारत का इतिहास बदल दिया, और इतिहास को एक बहुत बड़ा महान कह सकते साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य दिया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में वो साम्राज्य माना जाता है जहाँ से भारतीय इतिहास का तिथिवार अध्ययन शुरू होता है, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास को पढ़ने में जो दिलचस्पी पैदा होती है, भारतीय शासकों की नीतियों का जो खुल के एक तरीके से कहते हैं विस्तार होता है, या भारतीय शासकों की जो नीतियाँ होती है वो खुल के उभर के आती हैं, वो मौर्य शासन में ही होते हैं। और मौर्य शासन में एक तरीके से हम कहेंगे कि राज्य का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्थापित होने लग जाता है, प्रशासन स्थापित होने लग जाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित होने लग जाती है, और धीरे धीरे इन्हीं में मूलचूल परिवर्तन होते होते यही व्यवस्था आधुनिक काल तक पहुँचती है। तो दोस्तों, मौर्य काल पढ़ना बहुत दिलचस्प रहेगा, और मुझे लगता है आपको ये सारा समझ में आ गया और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम बुद्ध काल के बारे में पढ़ेंगे, और बुद्ध काल और जैन को पढ़ेंगे, और इसके समानांतर जो और धर्म या फिर और विचारधारा या फिर और चिंतन भारत में उभरे थे उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और दोस्तों कोशिश करें कि इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो, और आपकी जो भी क्वारी है, जिस भी प्रकार के प्रश्नों को आपको पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस में आए हों, चाहे वो यूपीएससी में आए हों, चाहे वो अन्य किसी भी कह सकते हैं पेपर में, एग्जाम्स में या टेस्ट में आए हों, आपको करने में कठिनाई हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बेहिचक, और मैं डेफिनेटली जैसे ही समय मिलेगा उसका आपको सही उत्तर लिख के ज़रूर दूंगा, या फिर आप खुद उत्तर लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। समय मिलते हैं मैं उसे चेक करके आपको बताऊँगा कि आपकी क्या त्रुटि है और आपको क्या कह सकते हैं कि क्या सुधार की आवश्यकता है, या फिर आपने कितना अच्छा लिखा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को भी दबाते रहें। थैंक यू।